हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लोग के इस चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो इस एक्ट को हम पढ़ेंगे। तो इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये हमारा एक्ट 1925 में आ गया था, जिसका नाम था वीकली पेमेंट बिल। अब इस बिल के आने के बाद क्या था, लोगों के अंतर्गत बहुत सारा गुस्सा आ गया था कि इस बिल का लाने का क्या मकसद है, क्या हम अत्याचार करते हैं एम्प्लॉय पे, क्या दिखाना चाहते हो। तो ऐसी चीज़ें जो हैं सामने आई थी, जिस वजह से क्या है 1926 में इस बिल को वापस लेना पड़ गया था। फिर क्या है 1933 में शाह कमीशन बिठाई गई थी, जिसमें रिकमेंडेशन आया था कि इस बिल को जो है पास करना अच्छा है और इसे करना चाहिए। तो जिस वजह से क्या है गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया और इस बिल को पास कर दिया गया हमारा 1936 में, जिसका नाम बना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इस बिल का नाम वीकली पेमेंट बिल इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें क्या है कि अगर इस बिल का नाम वापस ऐसे ही रखते तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से फिर गुस्सा आता कि ये जो है वापस ला दिया गया हमारे मना करने के बाद भी। इस वजह से इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे इन्फोर्स कर दिया गया हमारा 1937 में 28 मार्च को इन्फोर्स कर दिया गया था। इसी के साथ साथ इसका लॉन्ग टाइटल देखें हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, तो एन एक्ट टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ सर्टेन केसेस ऑफ एम्प्लॉय पर्सन, ये हमारा लॉन्ग टाइटल है। इसी के साथ साथ इसके अंतर्गत टोटल 26 हमारे सेक्शंस हैं। तो देरी ना करते हुए अपना चलते हैं। तो इसका हम ऑब्जेक्ट देखें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का, तो इसका ऑब्जेक्ट ये था कि फैक्ट्री के अंतर्गत कई सारे एम्प्लॉय ऐसे होते थे जिनका क्या है वर्क प्रेमाइसेस में काम करते थे। अब उनके साथ क्या है कि उनके साथ ऐसा होता था कि सैलरी जो उनकी समय पर नहीं दी जाती थी, पेमेंट उनकी समय पर नहीं की जाती थी। उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे तरीके के डिडक्शन कर लिए जाते थे, जिस वजह से क्या है कि एम्प्लॉय को पता नहीं होता था और डिडक्शन कर लिए जाते थे। उनका एक्सप्लॉइट किया जाता था, समय पर सैलरी नहीं दी जानी, या अगर देते थे तो सैलरी का आधा देते थे जो उसकी मेहनत बनती थी। तो ऐसे डिडक्शन को रोकने के लिए ये हमारा बिल जो है आया, मतलब एक्ट आया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आया। इसी साथ साथ इसमें हमारा केस आता है अरविंद मिल्स लिमिटेड वर्सेस के गार्गिल AIR 1941 का एक केस है। इस केस के अंतर्गत ये हुआ था कि कोर्ट ने कहा था कि एक तो इलीगल डिडक्शन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर के साथ, और दूसरी बात रेगुलर पेमेंट करी जानी चाहिए एम्प्लॉय की। ठीक है, तो ये बोला गया था हमारा अरविंद मिल्स लिमिटेड केस के अंतर्गत। इसमें केस स्टडीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली केस स्टडीज़ आपको ये बता सकती है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बनाया क्यों था, क्या इसका मकसद था। तो इस केस को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे केस हैं, मतलब 2-3 और केस हैं, तो उनको ध्यान दीजिएगा। खाली केस में आपको समझ आ जाएगा कि ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कहना जाता है, क्यों बना, सब कुछ समझ आ जाएगा इसी चीज़ में। डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, तो कब जो है डिडक्शन जो है कर सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के पास पावर है कि वो जो है डिडक्शन कर सकता है एम्प्लॉय की। जो हमारा एक्ट ये लिखा गया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत, कुछ ऐसे सेक्शन दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयर जो है डिडक्शन कर सकता है। सेक्शन 8 ये पावर देता है हमें कि एम्प्लॉयर डिडक्शन कर सकता है, और वो डिडक्शन क्या है, जस्टिफिकेबल होगी। सेक्शन 9 कहता है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी पर नहीं आता तो उसकी क्या है डिडक्शन की जा सकती है, और वो डिडक्शन क्या है हमारी जस्टिफिकेबल होगी। सेक्शन 10 डैमेजेस और लॉस, अगर एम्प्लॉय की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है या लॉसेज हो जाते हैं तो उस चीज़ की भरपाई के लिए क्या है, सेक्शन 10 कहता है कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की सैलरी में से वो जो लॉस कवर कर सकता है, और वो डिडक्शन क्या है, वैलिड होगा, जस्टिफिकेबल होगा। सेक्शन 11 कहता है डिडक्शन फॉर सर्विसेज गिवन टू एम्प्लॉयर। इसमें क्या है कि अगर कोई सर्विसेज जो है देनी होती है लेकिन वो सर्विसेज नहीं दे पाता तो उस चीज़ का डिडक्शन भी क्या है, वैलिड होगा। सेक्शन 12 और 13 कहता है रिकवरी फॉर एडवांसेस एंड लोन्स, अगर कुछ एडवांसेस ऐसा दिया गया है एम्प्लॉय को और उस चीज़ का जो है वो रिटर्न नहीं दे रहा, तो इसमें क्या है उस चीज़ का डिडक्शन भी क्या है, वैलिड होगा। सेक्शन 13 कहता है पेमेंटेड टू कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड इंश्योरेंस, अगर ऐसा कुछ प्रोविज़न दिया गया है इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंतर्गत जिसमें क्या है कि पेमेंट उन्हें करनी होती है लेकिन वो कर नहीं पाते, तो ऐसे में क्या है उनकी सैलरी से जो डिडक्ट किया जाएगा वो भी डिडक्शन वैलिड होगा। इसी के साथ साथ इसमें लिखा है क्लेम फॉर एक्सेसिव डिडक्शन एंड नॉन पेमेंट, तब जो है एम्प्लॉय जो है अगर उनका इलीगल डिडक्शन किया जाता है तो क्या उनके पास प्रोविज़न है।
तो सेक्शन 15, 16 और 17 ये उनके पास पावर है कि एम्प्लॉय जो है खुद यानी खुद अकेला चला जाए या ट्रेड यूनियन की हेल्प से जो है लॉ ऑफिस जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, जिससे क्या है कि उसे रिलीफ मिल सकता है सेक्शन 15, 16 और 17 के तहत। अब इसके अंतर्गत केस आता है हमारा बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे वर्सेस टीएस कालावाला बॉम्बे एंड अदर्स 1988 का केस है। इसमें क्या है, ये केस सैलरी रिव्यू से रिलेटेड है। इसमें क्या है, एम्प्लॉय जाता है एम्प्लॉयर के पास और कहता है कि सर जी खर्चा पानी बढ़ चुका है, सामान के जो है रेट बढ़ चुके हैं, जिस वजह से क्या है हमारा सैलरी में अब खर्चा पानी नहीं चल पा रहा। तो क्या है, एम्प्लॉयर मना कर देता है कि हम आपको सैलरी नहीं बढ़ाएंगे और आपको जो है जो सैलरी मिल रही है इसी में आपको अभी खर्चा पानी करना है। तो जिस वजह से क्या है, एम्प्लॉय जो है स्ट्राइक पर चले जाते हैं। अब वो स्ट्राइक होती है हमारी स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक में क्या होता है, एम्प्लॉयर को जो काम करना होता है 100 मतलब एक दिन में 100 प्रोडक्शन करनी होती है, तो वो 100 प्रोडक्शन ना करके इससे कम प्रोडक्शन करते हैं। 90 हो सकती है, 80 हो सकती है, क्या हो सकती है 85 हो, तो कुछ भी जो है प्रोडक्शन वो करते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो प्रोडक्शन पहले देते थे उससे कम ही देंगे। तो ये होता है हमारा स्लो डाउन स्ट्राइक के अंदर, ठीक है। तो वो जाता है कोर्ट के पास मतलब स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो फिर एम्प्लॉयर क्या करता है, उनकी सैलरी काट लेता है एम्प्लॉय कि आप जो है अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, आप स्ट्राइक पे चले गए हो। अब वो एम्प्लॉय जाते हैं सारे मिलके इकट्ठा हो गए कि इन्होंने हमारी सैलरी काट ली है और ये हमारी सैलरी क्या है, इनवैलिड डिडक्शन है। तो कोर्ट कहता है जी बिल्कुल, ये तो आपकी सैलरी इलीगल डिडक्शन है। इसी के साथ साथ वो कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि जो स्ट्राइक पे जाना है एम्प्लॉयर का, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब जन्मसिद्ध क्या, वो एम्प्लॉय काम करते हैं इस वजह से उनका अधिकार है और उनका स्ट्राइक पे जाना वैलिड है, लेकिन आपका सैलरी में डिडक्शन करना वो इनवैलिड है। आप इनकी सैलरी वापस लौटाइए और जो है इलीगल डिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये बोला गया था हमारे इस केस के अंतर्गत, बैंक ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत। इसके साथ साथ हमारा केस आता है सुंदर नाथ नारायण एंड अदर्स वर्सेस सीनियर डिविजनल पर्सन ऑफिसर रेलवे 1988 का केस है, रेलवे का केस है। इस केस के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्राइक चल रही होती है रेलवे अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। तो रेलवे अथॉरिटी के कुछ एम्प्लॉय वो रेलवे अथॉरिटी के पास जाते हैं, एक पर्सन होता है जो कि अपॉइंट करता है ड्यूटी, तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि जी आज हमें ड्यूटी पे नहीं आना, आप हमें छुट्टी दे दीजिए, हमें क्योंकि स्ट्राइक पे जाना है। अब ये वैलिड रीज़न नहीं लगता, तो जिस वजह से क्या है वो अथॉरिटी मना कर देती है कि आप जो है आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप जो है काम करिए। अब मना करने के बाद भी वो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले मतलब उस स्ट्राइक में जाते हैं, भागीदार करते हैं रेलवे अथॉरिटी के खिलाफ जो चल रही होती है, प्रोटेस्ट चल रहा होता है, तो उसमें जाते हैं और वो जो है भागीदारी हो जाते हैं। जिस वजह से क्या है, रेलवे अथॉरिटी जो है उसमें क्या है उनका डिडक्शन कर लेती है, ठीक है। तो डिडक्शन करने के बाद एम्प्लॉय जाते हैं कोर्ट में फाइल करते हैं केस और कहते हैं कि सर जी इन्होंने हमारा लीगल डिडक्शन किया है। तो कोर्ट यहाँ कहती है कि रेलवे बोर्ड अथॉरिटी के खिलाफ स्ट्राइक पे जाना एक अपने आप में एज अ एज अ ऑफेंस है कि आप जो है एक अथॉरिटी के खिलाफ जा रहे हो, तो आप नहीं जा सकते। ये आपका जाना स्ट्राइक में बैठना ये आपका इलीगल है। आपका जो छुट्टी से लेना मतलब अथॉरिटी ने मना कर दिया फिर भी आप जा रहे हो उस स्ट्राइक में, तो ये जाना आपका इलीगल है और जो डिडक्शन हुआ है आपका सैलरी का वो बिल्कुल वैलिड है। तो ये बोला था हमारे इस केस के अंतर्गत। इसके बाद आता हमारा मिनरल माइनर्स यूनियंस वर्सेस कुद्रेमुख आयरन एंड कंपनी लिमिटेड 1989 का केस है, कर्नाटका का एक केस है। इसके अंदर क्या था, कर्नाटका हाई कोर्ट कहती है कि डिडक्शन फ्रॉम वेजेस अगेंस्ट इलीगल स्ट्राइक विल बी जस्टिफाइड। यानी कि अगर कोई पर्सन इलीगल स्ट्राइक में जाता है तो उसका डिडक्शन क्या होगा, वैलिड होगा। जैसे कि एक मान के चलिए एक डॉक्टर का काम क्या होता है, एक डॉक्टर का काम होता है टू सेव द लाइफ अदर्स, ठीक है। किसी पर्सन की लाइफ बचाना डॉक्टर का काम होता है। अगर डॉक्टर अपना काम छोड़ करके स्ट्राइक पर चला जाता है और उसका डिडक्शन हो जाता है सैलरी का, तो वो वैलिड डिडक्शन होगा। लेकिन लेकिन एक डॉक्टर जो है स्ट्राइक पर जाता है लेकिन काम नहीं छोड़ता अपना, वो काम करता है फिर भी उसका डिडक्शन हो जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, इलीगल डिडक्शन। यहाँ पर क्या है, जो बात बोली गई थी कि इलीगल स्ट्राइक पे जाना वो होगा हमारा जस्टिफाइड। तो यहाँ पर डॉक्टर जाता है अपना काम छोड़ के, भाई पेशेंट की डेथ हो रही है, डॉक्टर्स की वैसे भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वो भाई काम छोड़ के जाते हैं, तो उनका जो डिडक्शन होगा सैलरी में
वो बिल्कुल वैलिड होगा। और यहाँ पर वो काम पे छोड़ कर नहीं जाता, फिर भी स्ट्राइक पे जाता है, तो वो हमारा इलीगल डिडक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसी के साथ साथ इसमें एक बात और बोली गई थी, जैसे कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी पॉलिसी पे आपने साइन किया हुआ है कि अगर आप पैसा देने में असमर्थ हो जाते हो, कि मान के चलिए 100 रुपये पर महीना देना होता है आपको, ठीक है, लेकिन आप 100 रुपये नहीं दे पाते हो महीने के अंतर्गत, और उसमें कुछ पेनल्टी दी जाती है कि आप नहीं दे पाते हो, तो आपको 10 रुपये पर डे जो है ऐसा पेनल्टी दी जाएगी। और तो वो जो पेनल्टी होगी, सैलरी के अंदर का डिडक्शन होगा, वो हमारा वैलिड डिडक्शन की कैटेगरी में आएगा, वो इलीगल डिडक्शन नहीं होगा। इसी के साथ साथ इस केस के अंदर बोला गया था कि फेक करेंसी, मान के चलिए कोई अथॉरिटी है, उसने अपने एम्प्लॉय को जो है फेक करेंसी जो है प्रोवाइड करा दी, ठीक है, तो ये जो फेक करेंसी का जो नुकसान होगा वो एम्प्लॉय की सैलरी से जो काटना होगा, ठीक है, मान के चलिए जो इन्होंने फेक करेंसी प्रोवाइड कराई जिस वजह से क्या है उन्हें 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो एम्प्लॉयर की सैलरी से 10 रुपये काटना, ये हमारा क्या होगा, वैलिड डिडक्शन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये बोला गया था हमारा इस केस के अंतर्गत। जैसे कि हमारा केस था हमारा रेलवे अथॉरिटी, जिसमें मान के चलिए कोई रेलवे अथॉरिटी है जिसमें फेक करेंसी जो है वो अपनी एम्प्लॉयर को जो है इशू कर देता है, जिस वजह से क्या है उन्हें नुकसान हो जाता था, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो अथॉरिटी था, जिस पर्सन ने उस पर्सन को जो है सैलरी जो है अपने एम्प्लॉयर को दी थी, जिसमें 10% का नुकसान हुआ था, 10 रुपये का कह लिया 10% का, तो उसकी सैलरी में से 10% का डिडक्शन करना वो वैलिड डिडक्शन की कैटेगरी में आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपका कमेंट में जो है रिप्लाई कर देंगे, उसी के साथ साथ सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।